अलजेब्रा की दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में अपना एजेंडा रहेगा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। दूसरा, ये जो इक्वेशंस बनती हैं ये सॉल्व होती कैसे हैं। और एक जो नया क्वेश्चन टाइप अभी दिख रहा है एसएससी में वो है कि 3 वेरिएबल की आपको 2 इक्वेशंस दे देगा और आपसे कहेगा कि कोई एक वेरिएबल की आप वैल्यू बताओ। तो वो ट्रिकी हो जाता है क्योंकि हमारा जनरल नॉलेज ये है कि अगर 3 वेरिएबल की इक्वेशन है तो 3 इक्वेशंस हमारे पास होनी चाहिए तभी हम उसे निकाल सकते हैं। इस चीज़ में कुछ एक्सेप्शन चलते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज हम सीखेंगे। तो पहले तो कुछ थ्योरी समझ लेते हैं इक्वेशंस को लेकर। कल की क्लास से ही आगे कंटिन्यू हो रहा है। सबसे पहले अगर मैं यहां पर लिखूं लीनियर इक्वेशंस, पहले बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस की। ये मुझे बताओ कि लीनियर इक्वेशंस में जो इसका डिग्री कितना होता है। डिग्री होता है 1। लीनियर इक्वेशंस में वेरिएबल्स अपने अलग अलग हो सकते हैं। अगर मैं ये कहूं कि पहले यहां पर मैं फर्स्ट लिख रहा हूं 1 वेरिएबल, एक वेरिएबल की मेरी लीनियर इक्वेशन है, तो उसका जनरल फॉर्म क्या होता है। स्क्वायर कैसे आएगा लीनियर में। ए एक्स प्लस बी, हाँ ए एक्स प्लस बी बराबर हो जाएगा 0। तो यहां पर ये डिग्री देता है मुझे 1। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे 2 वेरिएबल्स में चाहिए। 2 वेरिएबल में मुझे चाहिए, तो इसे कह सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसमें ए और बी ये क्या है, ये सारे कांस्टेंट होते हैं अपने, जो इसको कह सकते हैं कोफिशिएंट होते हैं। और वेरिएबल्स कौन है, एक्स, यहां पर एक्स और यहां पर वाई। तो लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल्स के हिसाब से चलता है, तो डिग्री तो सब में 1 ही रहेगी। यहां पर भी 1 है, इस वाली में भी 1 है, तो वेरिएबल्स कितने भी बढ़ जाएं डिग्री 1 रहेगी अगर लीनियर इक्वेशन है तो। अब वेरिएबल्स को हमें सॉल्व करना पड़ता है ना। अब यहां पे नीचे लिख सकते हैं 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल में भी बना सकते हैं। उसके जनरल फॉर्म को भी छोड़ दो, वो इंपॉर्टेंट अपने लिए नहीं है। सॉल्व करने के लिए 1 और 2 आता है। यहां से कुछ एक एक रिजल्ट की तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूं, है ना। कुछ ऐसा है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। करते सब लोग हैं, सॉल्व करने को 2 इक्वेशन दे दो तो हर कोई कर लेता है, पर उसके पीछे लॉजिक क्या चल रहा होता है वो हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि कुछ जो एक्सेप्शन वाले सवाल आते हैं वहां वो हमें चीज पकड़ में आनी चाहिए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल की क्लास में ये डिस्कस हुआ था। अब इसी चीज को थोड़ा सा और डीप में चलते हैं। बात कर रहे हैं 1 वेरिएबल की। सबसे पहले अगर मैं एक वेरिएबल की यहां पे बात करूं और कोई भी मैं इक्वेशन लिख दूं कि 4x प्लस 2 बराबर 0 है, और इसे मुझे अब सॉल्व करना है। इसे मुझे सॉल्व करना है, तो एक चीज मुझे और बताओ, लीनियर इक्वेशन में डिग्री 1 है तो उसके सॉल्यूशन कितने आते हैं या रूट्स कितने निकलते हैं। 1 ही निकलते हैं, रूट एक ही होगा। अब आते हैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। इतनी बात एक खत्म हो गई। अब दूसरा, यहां पर मैंने लिखा है एक लीनियर इक्वेशन को जिसमें वेरिएबल है एक। इसे सॉल्व करने का क्या रहता है, सिंपल है। मुझे पता है 2 को मैं उस तरफ ले जाऊंगा, 4 से डिवाइड कर दूंगा, x की मुझे एक वैल्यू मिल जाएगी। वही होता है हमारा रूट भी, x की मुझे एक वैल्यू मिल गई। चलो ठीक है, 1 वेरिएबल बहुत बढ़िया। अब मैं आ रहा हूं 2 वेरिएबल्स में। अब 2 वेरिएबल में अगर मैं कोई इक्वेशन लिखूं कि 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, तो क्या इसे मैं सॉल्व कर सकता हूं। हाँ, क्यों पॉसिबल नहीं हो पाता है वो। एक ही इक्वेशन है, इक्वेशन मेरे पास एक है, वेरिएबल मेरे पास 2 हैं। इसे मैं इन जनरल सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। ऊपर वाले में क्या हो रहा था, इक्वेशन मेरी एक है, वेरिएबल भी मेरा एक था, तो आसानी से वो सॉल्व हो रहा था। तो अगर मुझे इसे सॉल्व करना होगा तो मुझे एक इक्वेशन और लगेगी। चलो मैं दूसरी इक्वेशन यहां लिख दे रहा हूं कि 3x प्लस 4y प्लस 7 बराबर 0। अब मैंने आपको 2 इक्वेशन दे दी, क्या अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप कर सकते हैं।
तो अगर यहाँ पर हो गई इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 2 है, आप कह रहे हो कि ये सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर भी ऊपर वाली सॉल्व होती है। वन वेरिएबल में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, वो तो होता ही है। 2 वेरिएबल्स तक बात हो गई। अब चलते हैं, अगर मैं और एक वेरिएबल यहाँ पे जोड़ दूँ, तीसरा वेरिएबल भी आ रहा है। अब यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं 2x प्लस 4y प्लस 7z प्लस 5 बराबर 0। दूसरी इक्वेशन लिख लें 3x प्लस 5y प्लस 2z प्लस 2 बराबर 0। क्या इन दोनों को सॉल्व कर पाएंगे? अगर इक्वेशन 2 ही दी हैं और वेरिएबल मेरे पास 3 है, क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? इन जनरल नहीं कर सकते। इन जनरल एक मोटा मोटा रूल है कि नहीं कर सकते। अगर वेरिएबल 3 जा रहे हैं तो भैया आप मुझे आप इक्वेशन भी 3 दो, तब मैं सबकी वैल्यू निकाल पाऊंगा। तो ठीक है, एक और इक्वेशन आप ले लो, 5x प्लस 2y प्लस 11z प्लस 1 बराबर 0। अब कंडीशन हो गई कि इक्वेशन जो है वो 3 है और वेरिएबल जो है वो 3 है। ऊपर आपने कहा था कि नहीं सॉल्व होगा, यहाँ पे अब आप कहोगे कि हो जाएगा सॉल्व। तो ये एक पैटर्न देखो दिख रहा है यहाँ पे। एक इक्वेशन है एक वेरिएबल की तो आराम से सॉल्व हो जाएगी, दो इक्वेशन है दो वेरिएबल की तो होगी, अगर एक इक्वेशन है तो नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 इक्वेशन होंगी और 3 वेरिएबल है तो कर लेंगे। पर ये वाला एक इंपॉर्टेंट है जहां पर सवाल एसएससी में आ चुका है कि अगर कभी वेरिएबल 3 हो और इक्वेशन मुझे 2 ही दी जाए, तब हमारा पेंच आके फंस जाता है। इन जनरल तो हमको पता है कि नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कंडीशंस बनती हैं जहां पर कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस बनती हैं, कुछ सवाल इस तरह से ड्राफ्ट किए जाते हैं जहां पे कर सकते हैं। और वो ऐसा कैसे पॉसिबल होता है, ऐसा कैसे हो सकता है, उस चीज को समझ लेते हैं। वापस आते हैं पहली वाली इक्वेशन पे। इसे सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, सबसे आसान होता है ना। बिल्कुल उसको इस तरफ ले गए, इससे डिवाइड कर दिया, एक्स की वैल्यू निकल गई, बढ़िया। अब सेकंड वाले की बात करो, इसे सॉल्व कैसे करते हो? सेकंड वाली इसको, दो इक्वेशंस को आपस में एलिमिनेशन। आप करते क्या हो कि जैसा अगर या तो y के कोफिशिएंट को सेम बना के माइनस करके एलिमिनेट कर लेते हो ना, या वैल्यू पुट करके करते हो, तो होता यह है कि आप एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर इस दोनों को मुझे सॉल्व करना है तो मैं कोशिश करूंगा कि इनका और इसका कोफिशिएंट सेम कर दूं, दोनों इक्वेशन को कुछ मल्टीप्लाई करके और उसको आपस में माइनस कर दूंगा। तो जब आप माइनस करते हो तो आप कर ये रहे होते हो, दो वेरिएबल की इक्वेशन को आप बना देते हो वन वेरिएबल का। यही करते हो है ना। आप y को एलिमिनेट कर देते हो तो आपकी इक्वेशन जो है वो वन वेरिएबल की बन जाती है। उसको आप आराम से सॉल्व कर लेते हो, क्योंकि एक इक्वेशन वन वेरिएबल की इक्वेशन को सॉल्व करना आसान होता है। अब वापस आ जाओ तीसरे तीसरे केस पे। 3 वेरिएबल होते हैं, तब कैसे सॉल्व करते हैं? प्रोसेस आप सेम फॉलो करते हो, दो इक्वेशंस को पकड़ते हो और एक वेरिएबल को हटाते हो, तो इक्वेशन आती है आपके पास दो वेरिएबल की, है ना। तो 3 वेरिएबल वाले जो फंडे चलते हैं उसमें आप करते क्या हो, पहले दो वेरिएबल में लाते हो, फिर दो से आप लाते हो एक वेरिएबल में। यही करते हैं सब लोग, यही प्रोसेस भी है। बस इस प्रोसेस से बन जाता है एक सवाल जो ट्रिकी बोल सकते हैं। तो इक्वेशंस जब हम लोग सॉल्व कर रहे होते हैं तो अगर दो इक्वेशंस होती हैं तो एक वेरिएबल हटा के उसको वन वाली बनाते हैं। 3 होती हैं तो उसको ले जाते हैं दो वेरिएबल में, एक वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, फिर दो इक्वेशंस आती हैं उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं और ले आते हैं वन वेरिएबल पे। क्योंकि सॉल्व हम केवल इसी तरह की इक्वेशन को कर सकते हैं, है ना। पर जब भी 3 यहां पे वेरिएबल के साथ इक्वेशन आती है तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मैं अपने क्वेश्चन को या इस इक्वेशन को इस तरह से मैं डिजाइन कर दूं कि नॉर्मल में तो आप 3 से 2 पे आओगे, 2 से 1 पे आओगे। ऐसा हो सकता है कि मैं 3 वेरिएबल की 3 इक्वेशंस दे दूं और डायरेक्ट उसको दो वेरिएबल में ना करके वन वेरिएबल में बनाया जा सके, तब ये सॉल्व हो जाएगी।
इस वाली प्रोसेस के लिए मुझे लगेगी 3 इक्वेशंस, और इस वाली प्रोसेस के लिए मुझे लगेगी केवल 2 इक्वेशंस। नहीं, ये स्पेशल कंडीशन बनेगी। आपको इक्वेशंस इस तरह से डिजाइन करके दी जाएगी कि वो ऐसा पॉसिबल होगा कि एक ही बार में आप 2 वेरिएबल्स को एलिमिनेट कर दोगे। यहां पे क्या होता है, आप एक बार में एक वेरिएबल एलिमिनेट करते हो, फिर दूसरी बार में दूसरा एलिमिनेट करते हो, तब आपके पास एक वेरिएबल की इक्वेशन आती है। स्पेशल कंडीशन में क्या बनेगा, आप सीधा एक ही बार में 2 वेरिएबल्स को एलिमिनेट कर पाओगे, तो जो तीसरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये है स्पेशल केस। इस पे सवाल एसएससी मेंस में और दूसरी एग्जाम्स में भी आए हुए। यहां तक क्लियर है ना? इक्वेशन सॉल्व करना तो आसान है, हर करते ही आ रहे हैं, हर चीज में करते हैं। पर यहाँ पे 3 जो अपना वेरिएबल्स है उनमें एक स्पेशल कंडीशन बनती है, ये वाली। नॉर्मल में तो एक एक करके वेरिएबल्स हटते हैं, एलिमिनेट होते हैं। उस स्पेशल कंडीशन में एक साथ 2 वेरिएबल्स एलिमिनेट हो जाते हैं, तब हम उस इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये बन जाती है हमारी स्पेशल कंडीशन। इक्वेशन तो 2 ही रहेंगी और वेरिएबल 3 रहेंगे, पर फिर भी हम उसे सॉल्व कर ले जाएंगे। बस तो इतना जो मैंने भूमिका बनाई वो यही समझाने के लिए था कि ये पॉसिबल हो सकता है स्पेशल कंडीशन में। उसका एग्जाम्पल अभी नीचे सॉल्व करेंगे। यहां तक पे कोई डाउट हो तो आप पहले मुझसे पूछ लो। ठीक है कुंदन, अमर? क्या करूं? लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, हाँ। नॉर्मल तरीका एलिमिनेट करके सॉल्व करोगे, और तो करेंगे कुछ भी नहीं। चलो। हम्म, अब एक थ्योरी और है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की, कि यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होता है, पैरेलल लाइंस कब बनती है, उसको थोड़ी देर में करते हैं। पहले ये जो सीखा है ना ताजा ताजा, इस पे सवाल कर लेते हैं, वरना फिर आप लोग ये भूल जाओगे। चले, इसके कुछ सवाल कर लो, फिर बाकी की थ्योरी को थोड़ी देर में देखते हैं। 5x माइनस 3y माइनस 9 की वैल्यू निकालनी है। ये एसएससी सीजीएल मेंस का सवाल है। हाँ, तो टफ के नाम पे कुछ नहीं है। आपको इक्वेशंस 2 दे दी हैं, वेरिएबल भी 2 हैं, सिंपली सॉल्व करके आंसर निकाल लेना है। इस तरह के सवालों में बस यही चैलेंज रहता है कि आप कितने फास्ट हो। बीस सेकंड बचे। क्या हो गया, 2 इक्वेशन है, 1 मिनट में भी सॉल्व क्यों नहीं हो रही? एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। एक्स प्लस 4y, हमारा कह रहा है -9, 4y बराबर हो जाएगा, इसको एक तरफ ले जाते हैं तो प्लस माइनस करने में अपने को आसानी हो जाएगी। ये हो जाएगा 29। इस वाली इक्वेशन को लिख लें, 8x माइनस 6y, ये बराबर हो जाएगा उस तरफ -6। दो इक्वेशंस बन दो इक्वेशन मिल गई, 2 वेरिएबल हैं, एक को एलिमिनेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, नॉर्मल तरीका अप्लाई करेंगे। तो एक्स वाई की वैल्यू देखो, एक तो अगर ये आ रहा है, क्या मैं कुछ प्लस माइनस करके डायरेक्ट बना सकता हूँ इसको? अगर माइनस करें तो 5 तो आ जाएगा, लेकिन -3y नहीं आएगा। तो या तो आप इसमें ट्रायल एंड एरर करके ट्राई करो कि ये बन जाए, या फिर सीधा सिंपल है कि एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो, वो पुट कर दो, वो ज़्यादा फास्ट रहेगा। तो इसमें y को एलिमिनेट कर लेते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें 3 से, नीचे वाली को कर दें 2 से, उसके बाद प्लस माइनस है तो उसको सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। ये हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 16, मतलब ये हो जाएगा 25x। ये एलिमिनेट हो जाएगा आपस में, बराबर मिलेगा यहाँ पे 29 इंटू 3,
87 ना समझ में आया तो 30 - 1 कर लो, तो 90 में से 3 घटा लो, 87 यहाँ पे हो जाएगा और उसमें 12 मुझे और घटाना पड़ेगा, -12 करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 75। एक्स की वैल्यू मेरी आ गई 3। अब किसी भी एक इक्वेशन में उसको पुट कर दो। मान लो कि मैं पहली इक्वेशन में उसको पुट कर रहा हूँ, तो ये 9 हो जाएगा, 9 घटा देंगे तो ये 20 हो जाएगा। वाई की वैल्यू मुझे मिल जाएगी वहाँ से 5। एक्स मिल गया, वाई मिल गया, इस इक्वेशन में पुट कर दो। 15 माइनस -9, तो ये तो गए, -9 मेरा वहाँ पे बचेगा। ऑप्शन बी। इतना ही सॉल्व करना था और इसमें भी आपको 1 मिनट से ज़्यादा लग रहा है, फिर भी आंसर नहीं आ रहा। क्या प्रॉब्लम है इसमें? बस बस कैलकुलेशंस यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है ना, प्लस माइनस यही सब है। तो मेंस में इस तरह के सवाल दिखते हैं। देखो अब कोई सी भी आप एग्जाम उठा के देखो जो अब हो रही हैं, वो आपसे कैलकुलेशंस करवा रहे हैं। टीयर 1 में भी यही हो रहा है। क्वेश्चन का कंसेप्ट आसान सा है, लेकिन उसमें उन्होंने इतने वेरिएबल डाल दिए, कुछ टफ कर दिया, प्लस माइनस करवा दिया, बड़े डिजिट्स के साथ आपसे वो खिलवा रहे हैं। तो कैलकुलेशन तो अब करना पड़ेगा, भाग नहीं सकते अब उससे। क्वेश्चन नंबर 20। एक्स वाई जेड तीनों निकालना है। इक्वेशंस दी हैं आपको 1 2 3, तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, सॉल्व तो होगा। कुंदन कह रहा है 4th। फोर्थ सही नहीं है कुंदन, है ना, सेकंड इक्वेशन को वेरीफाई नहीं कर रहा वो। नहीं आ रहा। एक तो देखो नॉर्मल तरीका है, जैसे ऊपर वाली इक्वेशंस को सॉल्व किया था, इनको आपस में प्लस माइनस करके दो वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो, तो दो इक्वेशन मिल जाएगी, उसमें से फिर एलिमिनेट करो, आपको एक वेरिएबल मिलेगा, आप सॉल्व कर लोगे, फिर एक एक वैल्यू पुट कर लोगे, वो एक तरीका। दूसरा, ऑप्शंस भी यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं। जैसे कुंदन बोल रहा था कि 1 1 2 होगा, तो यहाँ पर तो 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पे 10, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन बी वाले को सेटिस्फाई नहीं कर रहा वो, इस इक्वेशन को। नेक्स्ट आप कह रहे हो कौन सा? बी ऑप्शन। टेस्ट कर लेते हैं। 2 2 1, यहाँ पर तो सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे 4 6 5, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे 6, उसमें से आप 2 घटा रहे हो और 1 जोड़ रहे हो, 5, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। ऑप्शन सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। हाँ, अब चूंकि यहाँ पे ऑप्शंस दिए थे तो ऑप्शंस का यूज कर सकते थे, नॉर्मल भी कर सकते थे, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स वाई और वाई जेड आ रहा है, तो इनको आप जोड़ दोगे तो दो इक्वेशन तो यहाँ से मिल जाएगी, इसको और इससे देख लोगे वहाँ से इक्वेशन मिल जाएगी। तो 3 इक्वेशन से, जैसा मैंने आपको ऊपर प्रोसेस भी बताई थी, 3 वेरिएबल हैं, इनसे आप ले आओगे, दो इक्वेशंस बना लोगे, दो वेरिएबल वाली, फिर उनको सॉल्व कर लोगे 1 वेरिएबल में और उसका आंसर निकाल लोगे, और फिर एक एक में पुट करके आंसर बाकी के ऑप्शंस चेक कर लोगे। पहले वाले में तो ऑप्शन एक्स और वाई की वैल्यू दी ही नहीं थी, ये तो उन्होंने एक एक्सप्रेशन दे दिया था जिसकी वैल्यू निकालनी थी, तो इसमें रिवर्स प्रोसेस फॉलो नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे चूंकि डायरेक्ट उन्होंने एक्स वाई जेड की ही वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला नॉर्मल वाला प्रोसेस था वो फॉलो हो रहा है। 3 से 2 पे जाएंगे, 2 से 1 पे जाएंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। आगे चले। क्वेश्चन नंबर 21। है ना, अब आए हैं उस कंसेप्ट पे। भैया आपने इक्वेशन तो मुझे दो दी हैं और तीन तीन वेरिएबल की इक्वेशन है, कैसे निकालूं? और इसमें मजा और आता अगर यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइंड होता, सी एंड डी। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन में ऐड कर रहा हूँ, सी एंड डी।
नॉर्मल ज्ञान से तो अपने को पता है कि 3 है, 3 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन है, तो भैया वो तो नहीं होती है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। वो सही भी है, नॉर्मल केस में वो सही भी है, पर कुछ एक स्पेशल इक्वेशंस आपको बना के दी जा सकती हैं। हम्म, 5 सेकंड बचे, करो जो भी करना है फटाफट। 3, वाई की वैल्यू 3। एक वेरिएबल यहाँ पे आसानी से निकाल पा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? इस वाली इक्वेशन को अगर देखें, इसको 3 गुना कर दें तो ये 9 दे रहा है, ये 3 गुना होके मुझे 21 दे देगा। तो एक ही बार में आप 2 वेरिएबल्स को एलिमिनेट कर पाएंगे यहाँ पे। यही थी ये कंडीशन जो मैं आपको ऊपर बता रहा था। ये वाली प्रोसेस आप लगाओगे इस सवाल में। 3 वेरिएबल्स थे, एक ही बार ऑपरेशन करने पे आप 2 वेरिएबल्स को एलिमिनेट कर पा रहे हो। बस एक वेरिएबल बचा, उसका आंसर निकालना था, वो आप निकाल लोगे। इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9x प्लस 15y प्लस 21z बराबर हो जाएगा 49 इंटू 3। इस वाली को नीचे लिख लें, 9x प्लस 8y प्लस 21z बराबर 126। 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि मुझे दिख रहा था कि इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 9 बन जाएगा, ये 21 बन जाएगा, और यहाँ पे 9 और 21 पहले से है, तो आप एक ही स्टेप में 2 वेरिएबल्स को एलिमिनेट कर पा रहे हैं। इसलिए यहां से आपकी y की वैल्यू निकलेगी, अदरवाइज नहीं निकल पाती है ना। अब आप इन दोनों क्वेश्चंस को माइनस कर दो। 49 इंटू 3 है, ये 50 -1 इंटू 3 मतलब ये 147 दे देगा। नहीं समझ में आया तरुण? हाँ, अब इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देंगे, यहां से अपने को मिल जाएगा 7y, ये आपस में कट गए, यहां पर अपने को मिलेगा 1 और 2 मतलब 21, y की वैल्यू निकल गई 3। वही चाहिए था मुझे, y की वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर सी। देखो, अगर इसमें ये स्पेशल कंडीशन बनती है जहां पे आप 3 वेरिएबल में से सीधा 2 ही वेरिएबल्स को एक ही स्टेप में एलिमिनेट कर पाते हैं। बाकी कोई भी कंडीशन बनेगी तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना। यहाँ पे वैल्यू भी आप y की ही निकाल पाते हो, इसीलिए y ही उन्होंने पूछा भी है, x और z नहीं पूछा उन्होंने, क्योंकि निकाल नहीं पाएंगे ना। फिर यहाँ से आप y की वैल्यू पुट करोगे, फिर 2 इक्वेशन बनाओगे, फिर उनको सॉल्व करोगे, वैसा वो प्रोसेस चला जाएगा, पर वन स्टेप में आप नहीं कर पाओगे। तो y की ही वैल्यू उन्होंने पूछी भी है, क्योंकि एक स्पेशल केस बन रहा है ये। तो है ना, जो थ्योरी ऊपर बताई थी इसी के लिए बताई थी कि ऐसी कंडीशन बन सकती है। तो आंख मूंद के अपने को कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं लगाना है कि ये तो 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आगे बढ़ गए, गलत हो जाएगा। क्योंकि आंसर सामने है, पॉसिबल है इस पर्टिकुलर इक्वेशंस को सॉल्व कर पाना। क्वेश्चन नंबर 22, ये एसएससी सीजीएल का सवाल है। तीस सेकंड बचे। देखो, ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी है, नहीं निकाल सकते। अमर कह रहा है कि नहीं निकाल सकते। और किसी का आंसर? 5 सेकंड बचे। पहले मैं इस इक्वेशन को लिख लेता हूँ कि वो है क्या सब कुछ। 4 पेन है, 6 नोटबुक है, 9 फाइल है। तो इसको यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। 4 पेन हो गए, 6 नोटबुक हो गई, और 9 जो है वो फाइल्स हो गई। इनकी वैल्यू दी है 305, और कॉस्ट ऑफ 3 पेन प्लस 4 नोटबुक प्लस 2 फाइल्स, इसकी वैल्यू दी है 145।
और उन्होंने बोला है कि मुझे ये बताओ 5 पेन प्लस 8 नोटबुक और 16 फाइल्स की वैल्यू क्या होगी, ये उन्होंने पूछा है ना। सवाल तो देखो ट्रिकी हो गया, दो इक्वेशन है, तीन तीन वेरिएबल्स की, तो जनरल केस सेंस तो ये बोलता है कि नहीं निकाला जा सकता। और किसी एक वेरिएबल को भी अगर यहाँ पे कुछ करके देखें तो ऐसा निकल के नहीं आ रहा। टोटल तीन तीन वेरिएबल्स की इन्होंने तो डायरेक्ट कुछ पूछ लिया है। यहाँ पर थोड़ा सा रीजनिंग के टॉपिक को रिकॉल करते हैं। रीजनिंग में अपने जो एक सवाल आता है ना, ऐसा डब्बा बना रहता है, ऐसे करके, याद आया? मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बनती है इसमें, अपने से वो पूछता है कुछ कुछ कि है ना, कोड वर्ड में रहता है। जैसे इसी को अगर देख लें, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, मुझे ये बनाना है, तो कैसे बनाऊँ मैं इस 5 को, इस 5 को मैं कैसे बनाऊँ इन दोनों का यूज़ करके? कुछ लॉजिक लग लग सकता है क्या यहाँ पे? बाकी की वेरिएबल ये 6 को यहाँ पे लिख लेते हैं, 9 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। मुझे चाहिए 8 और 16। क्या मैं इन दोनों का यूज़ करके कुछ भी अपना लॉजिक लगा के इसे बना सकता हूँ? आठ है, ये 16, ये मुझे बनाना है यूजिंग ये दोनों। तरुण कह रहा है कि पहली वाली को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, और इसको आपने कुछ नहीं किया, इसको एक ही रहने दो और इनको घटा दो, इनको आप माइनस कर दो। तो ये हो जाएगा 8 में से 3 घटाएंगे 5 मुझे मिल रहा है, 6 12 हो जाएगा, 4 घटाएंगे 8 मुझे मिल रहा है, 18 हो जाएगा, 2 घटाएंगे 16 मुझे मिल रहा है। पूछा भी तो उन्होंने मुझसे यही है। हो गया, बस ये बन गया अपना रीजनिंग का सवाल। हाँ, ये बन गया अपना रीजनिंग का सवाल। तो 305 को आपको डबल कर देना है, ये हो जाएगा 610, उसमें से आपको घटा देना है 145 को। 465 तो नहीं आएगा। 465, ये अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। है ना, तगड़ा सवाल है ये, एसएससी सीजीएल मेंस का सवाल है। देखो हिंट तभी होगा जब अपन पढ़ेंगे, तो अपन अभी पढ़ रहे हैं, अपने को पता है। अब ऐसा सवाल दोबारा आपके सामने आएगा तो आप मिस नहीं कर पाओगे, कि आपको पता है कि यार भले ही वो दो तीन वेरिएबल की दो इक्वेशन दे रहा है, पर ऐसे ऐसे लॉजिक यहाँ पे भिड़ते हैं ना। ये आपको टेबल याद आ जाएगा वहाँ पे ना, ये मैट्रिक्स आपको वहाँ पे याद आ जाएगी। तो यही होती प्रिपरेशन। ऐसी चीज़ों के लिए तैयारी कर रहे हैं जो फिलहाल हमें नहीं पता है, पर वो आती हैं या आ सकती हैं, तो हम उनके लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। ये एक्चुअल सवाल है, एसएससी सीजीएल का मेंस का सवाल है, ये आया हुआ सवाल है ये, इसलिए समझना जरूरी है। वरना देखो कॉमन सेंस तो ये कहता है कि तीन वेरिएबल दो इक्वेशन नहीं कर सकते, पर कुछ स्पेशल केसेस बनते हैं जहां पे आप सीधा तीन वेरिएबल से एक वेरिएबल पर आ जाते हैं, तो यूज कर पाएंगे। एक वो लॉजिक था, या फिर यहाँ पे इनके कॉम्बिनेशन आप यूज करके ऐसा, तो कुछ तो भी इन्होंने नहीं पूछा है ना, कुछ लॉजिक के हिसाब से पूछा है, तो ये लॉजिक बनाए जा सकते हैं। ये कैसे पैटर्न काम कर रहा है, जैसे अपना वो मैट्रिक्स काम करता है रीजनिंग वाले टॉपिक में, बिल्कुल वैसे ही। यहां तक सब कुछ क्लियर? चलो, अपना पहला हिस्सा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, वापस थोड़ी थ्योरी को देख लेते हैं। ये वाली आपको आती भी होगी अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा भी देखा हुआ है तो। अब बात करेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में आता क्या है, दो वेरिएबल्स,
दो वेरिएबल्स की इक्वेशंस रहेंगी दो, तो उनमें अपने को देखना पड़ता है कि इनका कोई कॉमन सॉल्यूशन निकलेगा, नहीं निकलेगा, या इन्फिनिट निकलता है। तो उस चीज़ को पहले मैं समझा लेता हूँ। जनरल फॉर्म अगर लिखें दो इक्वेशंस का, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो उसको अपन लिख लेते हैं प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी लिख लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो मेरी इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस है दो वेरिएबल्स में। अब इनके सॉल्यूशंस अपने को कई बार निकालने पड़ते हैं। तो सॉल्यूशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, पहला सवाल तो ये होता है। अब एक मुझे ये बता दो, स्लोप क्या होता है, लाइन का स्लोप क्या होता है? लाइन में घुमाव तो नहीं आता, लाइन तो सीधी रहती है। एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता है, स्लोप को समझने का सबसे आसान तरीका है फिसल पट्टी। फिसल पट्टी। तो दो इक्वेशंस हैं, एक मैं कह रहा हूं कि एक जनरल बना लेते हैं। एक इक्वेशन इसको, इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरी इक्वेशन इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। इनका स्लोप आपस में बनता है इस तरह से। एग्जैक्टली फिसल पट्टी को इमेजिन कर लो अपने पार्क या गार्डन वाली। अब मैं यहां कह रहा हूं कि ये वाली लाइन ऐसी है, ये वाली लाइन ऐसी है, तो यहां पर स्लोप कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो इसमें चलता है स्टीप स्लोप ना। इसमें से स्टीप स्लोप कौन सा है? अरुण कह रहा है सेकंड वाला स्टीप बनेगा। स्टीप का मतलब होता है अगर यहां पे मैं गेंद को रख दूं, एकदम सटाक से दौड़ के नीचे चली जाएगी। अगर मैं गेंद को यहां पे रखता तो वो इसके मुकाबले थोड़ा धीमे धीमे जाती। तो ये वाले का जो स्लोप है वो स्टीप है, एकदम नीचे, और इस वाले का स्लोप जेंटल है, धीरे धीरे वो कम हो रहा है। ये होता है स्लोप। अब ये स्लोप निकलता कैसे है, क्या चीजें हैं जो इस इक्वेशन में ये बताएंगे कि स्लोप है नहीं है, कैसा है? हम्म किसके कोफिशिएंट? तीन कोफिशिएंट है यहाँ पे। पहली लाइन की अगर बात करूं तो एग्जैक्टली exactly, ये दोनों बताते हैं कि स्लोप कैसा जाएगा आपका। और ये C1 C2 क्या बताता है? कोइंसाइड करेगी कि नहीं करेगी, ये बताता है आपका डिस्टेंस कितना दूर है सेंटर से। अब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को तरीके से समझ लेते हैं एक ग्राफ बनाकर। तो ये स्लोप समझ में आ गया। अब यहां पे तीन कंडीशंस बनेगी, तो तीन ग्राफ बना लेते हैं। पहला, यहां पर दूसरा, और यहां पर तीसरा। तो उसमें आएगा आपका कोऑर्डिनेट में। पर इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को बस मैं समझाने के लिए आपको ग्राफ दिखा रहा हूं ना। ये अपनी एक्स एक्सिस होती है, यहां पर ये अपनी वाई एक्सिस होती है, सब जगह पे। तीन केस बनते हैं। पहला केस बन सकता है जब यूनिक सॉल्यूशन निकलता है, तो ये केस वन है। यहां पे मैं कह रहा हूं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब है? एक ही सॉल्यूशन रहेगा। यहां पर मैं कह रहा हूं कि नो सॉल्यूशन, सेकंड है नो सॉल्यूशन। तीसरा है, तीसरा क्या केस बनता है? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन क्या है, क्या होता है ये सॉल्यूशन? एक्स और वाई की कैसी वैल्यू? दो इक्वेशन है यहाँ, एक छोटी सी इक्वेशन कुछ भी लिख लेते हैं। 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, और 3x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0। तो ऐसी वैल्यूज x और y की, x की कोई वैल्यू और y की कोई वैल्यू, ऐसी कोई वैल्यू x की, ऐसी कोई वैल्यू y की, जो इन दोनों इक्वेशंस को पुट करूं तो वो मुझे इक्वेशन सेटिस्फाई कर दे, मतलब इस इक्वेशन में इक्वल टू 0 दे दे। वो होता है सॉल्यूशन। तो पेयर ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकलता है। जैसे लीनियर इक्वेशन थी वन वेरिएबल में, तो उसमें तो एक ही वेरिएबल रहता है, आप उस तरफ खसकाते हो, अपना डिवाइड डिवाइड करते हो, आंसर निकाल लेते हो।
दो वेरिएबल में तो ऐसा नहीं कर सकते। तो दो वेरिएबल में सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? एक्स की एक वैल्यू, वाई की एक वैल्यू। सिंगल, अगर सिंगल वेरिएबल होता तो उस बस एक सिंगल वेरिएबल की वैल्यू। तो यहाँ पर चूंकि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है तो ये दो वैल्यूज, एक एक्स की और एक वाई की अपने को मिलती है, वो होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दे, ये हुआ सॉल्यूशन। तो अब बात हो रही है पहला यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब? एक ही एक्स की और वाई की, दोनों की एक एक वैल्यू मुझे ऐसी मिलेगी जो सेटिस्फाई कर पाएगी। और ऐसा कब पॉसिबल होता है? जब लाइंस क्या हो, इंटरसेक्ट करें। कुछ भी बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक लाइन है अगर इस तरह से, दूसरी लाइन है अगर इस तरह से, तो कहीं पर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, ये मुझे एक्स और वाई की वो यूनिक वैल्यूज देगा जो मैं इन दोनों इक्वेशंस में पुट करूंगा तो मुझे वैल्यू 0 मिल जाएगी। ये होता है यूनिक सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब बनेगा? जब लाइन पैरेलल हो जाए। तो एक लाइन अगर ऐसी चली गई, दूसरी लाइन उसके बिल्कुल पैरेलल चली गई, ये बन गया मेरा नो सॉल्यूशन। तो एक्स और वाई की मुझे ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर जाए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब बनेगा? ओवरलैप कर जाए। अगर एक लाइन ऐसी बन गई तो दूसरी एग्जैक्टली इसी के ऊपर बनेगी, कुछ इस तरह से। ये बन गया मेरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मतलब ऐसे तमाम मुझे एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यूज मिलती ही चली जाएंगी जो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती रहेंगी। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब इस पे सवाल किस तरह से बनते हैं और अपने को कैसे अप्रोच करना है वो अपन समझ लेते हैं। तो ये कोफिशिएंट्स अपने लिए इंपॉर्टेंट है। कोफिशिएंट्स अपने को क्या बताते हैं? स्लोप बताते हैं। स्लोप क्या होता है कि यहां से एक्स एक्सिस से लेके आपका लाइन तक, ये बनता है स्लोप। यहां पे इसका स्लोप ये रहेगा, है ना? दो लाइन पैरेलल तभी होंगी जब उनका स्लोप सेम हो, जब दोनों का स्लोप सेम हो। पर स्लोप तो सेम यहां पे भी बनेगा। अब मैं अंतर कैसे करूं कि स्लोप तो सी से एग्जैक्टली स्लोप तो आपने ए और बी इनसे देख लिया। अब ये ओवरलैप करेगा कि नहीं वो आपको सी वाला कोएफिशिएंट बता देगा एग्जैक्टली। अब इस चीज को लिख लेते हैं, फॉर्मूले वगैरह जो अपने काम के हैं। A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है कोफिशिएंट्स। इनके हिसाब से निकलेगा कि आपका यूनिक सॉल्यूशन आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। तो अगर यूनिक सॉल्यूशन की बात करें तो यहां पे मैं क्या लिखूं? A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2। इक्वल टू करें या ना करें? अगर इक्वल कर रहे हैं तो मतलब आपने दोनों के स्लोप को बराबर कर दिया। अगर स्लोप बराबर हो गया तो वो तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहां पे रहेगा नॉट इक्वल टू। ये कंडीशन रहेगी अगर यूनिक सॉल्यूशन बनाना है तो। अभी ये फॉर्मूले बस देख लो, इसको अभी टेस्ट करेंगे ना, अभी क्वेश्चंस में सबको टेस्ट करेंगे। नो सॉल्यूशन अभी बताया था, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 ना, नो सॉल्यूशन। अब आगे आप कह रहे हो C1 अपॉन C2 भी बताओ, तो ये वाला हिस्सा आपकी बार नॉट इक्वल टू हो जाए। इनफाइनाइट में क्या करें? तीनों बराबर हो जाते हैं, C1 अपॉन C2। तीनों चीजें नहीं पता है तो लिख लो, पता है तो बहुत बढ़िया। इस पे सवाल बनेगा, जो सवाल बनेंगे वो इन कंडीशंस पे बनते हैं। तीन कंडीशंस हो गई, थ्योरी समझ में आ गई। अब देखते हैं इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। दो सेट ऑफ इक्वेशंस दी हैं। कुंदन कह रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बाकी दोनों आप कह रहे हो नो सॉल्यूशन। अच्छा, एक एक इसमें इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, टू सॉल्यूशन। ऐसा हो सकता है क्या?
ये एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस हैं। दो लाइन कभी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो 2 जगह पे इंटरसेक्ट हो। तो ये तो हाँ, वो क्वाड्रेटिक की बात अलग है, ये तो अपनी लीनियर इक्वेशंस है। तो ये तो एकदम नॉन सेंसिकल अपना ऑप्शन है सी वाला, तो जस्ट ऐसे ही लिखने के लिए लिख दिया 2 सॉल्यूशंस। अब आप लोग को प्रॉब्लम आ रही है, आप कह रहे हो नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दोनों चीज़ें बता रहे हो। देख लेते हैं। ए वाला कोफिशिएंट ये रहा, तो मैं यहाँ लिखूंगा 4/10। अभी के लिए इक्वल टू लगा लेते हैं, बाद में देखेंगे है कि नहीं। 6 -6 और -15, माइनस तो आपस में हट जाएगा, 6/15। सी को भी देख लेते हैं, यहाँ पे माइनस होगा पर दोनों इस तरफ आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। 18/45। सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 2/5। 3 से ये जाएगा 2/5। 9 से ये चला जाएगा 2/5। ना ये कौन सा अपना केस बन गया जहाँ पे ये सब कुछ बराबर हो जा रहे हैं। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, ये वाला इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस ये बन गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो थ्योरी को एग्जाम्पल से अपने को कोरिलेट करना है। थ्योरी सबको समझ में आ जाती है, पर जब उसका एप्लीकेशन आता है तो फिर अपन हबड़ा जाते हैं। आगे चलें। क्वेश्चन 24। ए की ऐसी वैल्यू बताओ जहां जिसकी वजह से ये लाइंस पैरेलल हो जाए। कुंदन कह रहा है 1। करेक्ट कर रहे हो 4। अब 2 लाइन पैरेलल होने का मतलब है कि उनका स्लोप जो है वो सेम होना चाहिए। स्लोप कौन डिटरमाइन करता है? एक्स और वाई के कोफिशिएंट। बस इनको देख लो, एक्स का कोफिशिएंट है यहाँ पे 1, यहाँ पर ए, ये बराबर होना चाहिए। इसका कोफिशिएंट 3 और इसका कोफिशिएंट 12। ये 3 से एक बार, ये 4 बार, तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए। ये इक्वल टू 4 होना चाहिए, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। हिंदी में कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा, यहाँ पे x, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे एक x होगा, x + 3y। ठीक है, ये था अपना पैरेलल लाइंस। क्वेश्चन 25। अलग अलग लैंग्वेज यूज करके इस पे सवाल बनते हैं, तो वो सारी लैंग्वेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इक्वेशंस दी हैं, सेट ऑफ इक्वेशंस आ गया, और ये उन्होंने कह दिया कि भैया इसका सॉल्यूशन तो है, आप तो मुझे k की वैल्यू बता दो। अमर कह रहा है कि ऑप्शन 4 आना चाहिए, और उनका भी 36 है। कुंदन आपका? 36 आ रहा है। हाँ, जो भी चीज़ें सब कुछ पहले लिख लेते हैं। ये एक्स कोफिशिएंट लिख लो, 6/9। अभी के लिए बराबर कर लेते हैं 8/12, और ये होगा 24/k। जो सिंप्लीफाई हो रहा है कर लो। 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार। तो आगे वाला हिस्सा तो मेरा बराबर आ रहा है, इसका क्या मतलब है? इतने हिस्से का लाइंस पैरेलल है ना, दोनों के स्लोप सेम हो गए, मतलब लाइन तो मेरी पैरेलल हो गई। अब अगर इसका सॉल्यूशन बनाना है तो क्या होना चाहिए फिर? ना वो लाइंस जो हैं वो पैरेलल तो ठीक है, वो दोनों ओवरलैपिंग होनी चाहिए, कोइंसाइड होनी चाहिए, तभी उसके सॉल्यूशन आएगा, वरना तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मतलब इक्वालिटी तो मुझे मेंटेन करनी पड़ेगी, तीसरा वाला केस मुझे बनाना है। तो ये 2 है, ये 3 है, तो यहाँ पे के की वैल्यू से क्या पुट कर दूं कि रेशो आ जाए 2:3। हाँ, 24 = 2 है तो 2 = 24 है तो 3 = 36 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। इस तरह से अलग अलग लैंग्वेजेस में चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। कंडीशंस तो अपनी 3 ही है, तो सबसे बढ़िया है कि सब इक्वल टू कर लो, उसके बाद जो बनाना हो यहाँ पे देख देख के बनाते चलो।
क्वेश्चन नंबर 26। कुंदन कह रहा है ऑप्शन बी आना चाहिए, तरुण भी कह रहा है बी आना चाहिए, अमर है ना, उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन का कौन सा केस बनता है? पहला वाला केस बनता है। पहले वाले केस में क्या होता है? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। यहाँ पे उस चीज को लिख लेते हैं, x का कोफिशिएंट 1, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 4, ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए किसके? y का कोफिशिएंट p, और यहाँ पर y का कोफिशिएंट 12, इसके बराबर नहीं होना चाहिए ना। तो अगर अगर इसको देखें, 4 का मतलब अगर 12 कर दें तो 1 का मतलब कितना होना चाहिए? 3। तो 3 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो जाए मुझे चल जाएगा। यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट है। अमर ठीक है? प्रॉब्लम इसमें पहली वाली कंडीशन यहां पे लगा रहे हैं, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। चलो थोड़ा आसान आसान सवाल देख लेते हैं। इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? इसको नहीं है, सॉरी है मुझे लगा ट्रांसलेशन में गलती कर दी मैंने विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? पहली वाली को क्यों एलिमिनेट करेंगे? हाँ, पॉलिनोमियल होना चाहिए तो अपने को पता है कि पावर जो है वो होनी चाहिए एक होल नंबर। पावर एक होल नंबर होना चाहिए, और डिग्री कितनी जानी चाहिए? 2 जानी चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डिग्री 2 होनी चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक कहलवाएगी। तो यहाँ पे तो इन्होंने पावर ही ये होल नंबर नहीं है, तो ए चला गया। सेकंड में क्या प्रॉब्लम है? एक्स स्क्वायर दोनों तरफ से कट जाएगा, इसका मतलब जो डिग्री है वो 1 रह जाएगी मेरी। सेकंड डिग्री की टर्म ही एलिमिनेट हो रही है, तो सेकंड कंडीशन वायलेट हो रही है, इसलिए सेकंड वाला गया। तीसरे में डिग्री 4 जा रही है जबकि डिग्री 2 होनी चाहिए, तो तीसरा गया। फोर्थ ऑप्शन बचता है, इसको ओपन करेंगे तो सेकंड डिग्री तो रहेगी, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। हम्म, तो दो कंडीशंस होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, पावर उसका हमेशा होल नंबर होना चाहिए और डिग्री उसकी 2 होनी चाहिए। तो डिग्री वगैरह पे तो कल बात कर चुके हैं डिटेल में, तो वो अब तो दिखना चाहिए। क्वेश्चन 28। इनमें से वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसकी रूट्स 2 और -15 है। तरुण कह रहा है 1। तरुण कल की क्लास ही भूल गए आप लगता है। अमर कह रहा है 3rd। कुंदन आप कौन सा बोल रहे हो? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में रूट क्या होती है? अल्फा बीटा देखा था, अल्फा प्लस बीटा। दो रूट्स दे रखी, मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू इन्होंने दे दी है। तो एक अगर 2 है, दूसरा -15 है, तो यहाँ पे क्या लिख दूं? अल्फा बीटा का समेशन कितना आ रहा है? -13। अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है? -30। और मेरा फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक बनाने का? x² माइनस सम प्लस प्रोडक्ट बराबर 0। यहाँ पर इसको पुट कर देंगे, x², सम कितना आ रहा है? -13, तो ये प्लस हो जाएगा। प्रोडक्ट कितना आ रहा है? -30 बराबर 0। ये मेरी इक्वेशन होनी चाहिए। थर्ड वाला केस बन रहा है, थर्ड करेक्ट है। देखो कल पढ़ाई हुई चीज को ही मैं आज टेस्ट कर रहा हूँ, कुछ भी नया नहीं कर रहा हूँ।
चलो क्वेश्चन 29। कुंदन कह रहा है 18 होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है, उसका एक रूट आपको दे दिया है। क्या करें तरुण इसमें? अल्फा बीटा वाला कंसेप्ट लगाओ इसमें। अल्फा प्लस बीटा ये किसके बराबर दिया है फिलहाल? इस इक्वेशन से निकाल सकते हो अल्फा बीटा। तो यहां पे क्या लिखूं? माइनस का नो या प्लस का नो, है ना? अपनी इक्वेशन होती है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो ये ऑलरेडी माइनस में है, यहां पे हो जाएगा 9। एक आपको दिया है, इसमें से अल्फा या बीटा किसी को भी एक ले लो, वो 3 के बराबर है। इसको अल्फा को 3 मान लो। अल्फा अगर 3 है तो बीटा मेरा कितना हो जाएगा? 6 के बराबर हो जाएगा। और पी पी क्या आता है यहाँ पे? दोनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा, 6 इंटू 3 18। आज का आखिरी सवाल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दी है, एक रूट दूसरी रूट का डबल है, के की वैल्यू बताओ। अमर कह रहा है 32 आंसर आ रहा है। कुंदन का भी आ रहा है 32। तरुण आप ट्राई करो। देखो वही वही वाला कंसेप्ट लगाना है। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स की बात हो तो अपने को एक ही चीज आती है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या लिखूं यहाँ पे? -12। हाँ -12 हो गया। एक जो है दूसरे का डबल है, तो अल्फा हटा दो, उसको लिख दो 2 टाइम्स बीटा। 3 बीटा बराबर हो जाएगा -12, तो बीटा बराबर हो जाएगा -4। अल्फा कितना निकलेगा? यहाँ पे पुट कर दो, 8 आ जाएगा। माइनस का या प्लस का? -8। के पूछा है, के किस पोजीशन पे आ रहा है? गुणा करना है। अल्फा बीटा की वैल्यू बेसिकली उन्होंने अपने से पूछी है, अल्फा डॉट बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 32। ऑप्शन नंबर 4। ये सब था अपना टोटल कंसेप्ट। तो मेन था आज अपना इक्वेशंस को लेके, जो सबसे स्टार्टिंग में देखा है ना, खासकर ये वाला केस। 3 इक्वेशन और 2 इक्वेशन 2 और वेरिएबल 3। तो ये अपने को ध्यान में आना चाहिए कि ऐसा कुछ कंडीशंस में पॉसिबल है जब 3 वेरिएबल से हम डायरेक्टली 2 वेरिएबल्स को एलिमिनेट कर पाते हैं। और बाकी अपना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो देखा था, ये वाले फॉर्मूले, इन पे बेस सवाल कर चुके हैं। ये सब है इंपॉर्टेंट आज की क्लास के लिए, और बाकी चीजें देखेंगे अगले वीडियो में। यहां पे क्या क्या प्रॉब्लम है अब पूछ लो।